हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका स्टडीफाई गुरुजी चैनल में। तो दोस्तों, आज का क्लास कुछ अलग होने वाला है। तो अगर आप इस चैनल पे हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो जरूर लाइक करना। तो दोस्तों, आज क्लास 10 का केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं राजकमल सर। हेलो स्टूडेंट्स। तो दोस्तों, आज केमिस्ट्री शुरू होने वाला है और जितना भी आप लोगों का क्लास 10 का जितना भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये तीनों सब्जेक्ट खास करके ये लेंगे आपके, ठीक। तो आज इन्होंने केमिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट शुरू किया है, जिसमें केमिस्ट्री में आपका रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में आज आप इनसे पढ़ो। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना। चलो ठीक है, मिलते हैं। तो आइए हम लोग केमिकल रिएक्शन के बाद केमिकल इक्वेशन पढ़ते हैं। केमिकल इक्वेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन एक ऐसा ढंग है जिसमें हम लोग मतलब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसको हम लोग लिखने का ढंग को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। सिंपली समझिए कि केमिकल रिएक्शन कोई भी केमिकल रिएक्शन है, अगर हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे लिखते हैं किसी भी ढंग में, तो उसे लिखने के ढंग को केमिकल इक्वेशन कहते हैं यहाँ पर। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे कार्बन प्लस O2 क्या बनेगा? CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये जो लिखने का ढंग है ना, लिखने का ढंग, वे ऑफ राइटिंग, इसी के हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। और इतना ही होता है केमिकल इक्वेशन में, मतलब कि इसके सिंबल भी देना पड़ता है। जैसे सॉलिड होता है, O2 क्या है? गैस है। CO2 क्या है? यहाँ पर गैस है। तो मतलब इसके लिखने के ढंग को मतलब रिप्रेजेंट करने को हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और केमिकल इक्वेशन दो तरह के होते हैं। केमिकल इक्वेशन दो तरह के होते हैं। पहला बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में हम देखते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में हम समझते हैं। पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट एंड द नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट्स आर द सेम। मतलब कि जितना भी नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में रहेगा उतना ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में रहेगा। रिएक्टेंट्स जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसको रिएक्टेंट्स कहते हैं, और प्रोडक्ट्स जो केमिकल रिएक्शन के बाद न्यू प्रोडक्ट्स बनते हैं उसको प्रोडक्ट्स कहते हैं। जैसे कि इस इक्वेशन में ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं। तो बैलेंस मतलब कि नंबर ऑफ एटम ऑन द बोथ साइड इन द रिएक्टेंट एंड इन द प्रोडक्ट्स आर सेम, तो यहाँ पर बैलेंस्ड होगा। और एक बात आप लोग याद रखिएगा कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही हमेशा सही होता है। अनबैलेंस्ड मतलब होता है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑन द बोथ साइड आर नॉट इक्वल, मतलब कि रिएक्टेंट में जितना भी नंबर ऑफ एटम्स होगा, जितना भी एलिमेंट का, वो प्रोडक्ट में उतना सेम नहीं होगा, तो वो अनबैलेंस्ड हो गया। और हमारा जितना भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन रहता है वो सारा गलत रहता है। इसलिए आप लोग जब भी केमिकल इक्वेशन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी केमिकल इक्वेशन अगर लिखें तो उसे हमेशा बैलेंस्ड कर दें, क्योंकि अनबैलेंस हमारा हमेशा गलत ही होगा। बैलेंस जैसे कि क्या ये बैलेंस है? आइए हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर O2 है, O2 है, C है, C है, यानी यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, इसलिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। आइए हम लोग अनबैलेंस्ड का एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। जैसे हम लोग लेते हैं नाइट्रोजन प्लस O2, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनेगा। यहाँ पर नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना। तो यहाँ पर क्या ये बैलेंस्ड है? नहीं, बैलेंस्ड नहीं है, इसलिए अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमेशा गलत होता है, इसलिए इसको बैलेंस हमेशा कर देना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखते हैं नाइट्रोजन की यहाँ कितनी एटम्स हैं? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 है, और हम यहाँ पर 2 लिख देंगे तो बैलेंस हो गया। मतलब कि यहाँ पर बैलेंस कर देना है।
कोई भी केमिकल इक्वेशन हो उसको हम लोग पहले रिएक्शन कर लेंगे, उसके बाद उसको बैलेंस कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग बैलेंस कोई भी केमिकल इक्वेशन, जैसे हम लोग देख लेते हैं कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शन देखते हैं, हम लोग देखते हैं NaCl प्लस H2SO4, यहाँ पर Na लेंगे हम लोग, Na मतलब सोडियम प्लस H2SO4, तो क्या बनेगा Na2SO4, सोडियम सल्फेट प्लस H2 बनेगा, यहाँ पर ये रिलीज करेगा सोडियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर हमारा क्या बना, सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पर ये अनबैलेंस्ड है, इसलिए भी गलत है, इसलिए इसको हम लोग बैलेंस्ड करेंगे। तो ये बैलेंस करते हैं हम। यहाँ पर कितने, यहाँ पर 2 हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर 2, इसलिए हम लोग यहाँ 2 दे देंगे। 2Na हो गया, SO4 H2SO। अभी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। तो मतलब कि हम लोग को ये समझ में आया इससे, बैलेंस और अनबैलेंस है, कि जितना भी केमिकल इक्वेशन होते हैं चाहे हम लोग बनाते हैं तो उसको बैलेंस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमेशा गलत ही होता है, इसलिए हम लोग बैलेंस कर देंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन को हम लोग और इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। मतलब कि कोई भी केमिकल इक्वेशन अगर लिखा हुआ है तो उससे हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके तो केमिकल इक्वेशन कैसा है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे बना सकते हैं मोर इन्फॉर्मेटिव। जैसे हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम लोग केमिकल इक्वेशन दे सके। तो इसका एक एग्जाम मतलब ऐसे हम लोग 3 तरह के होते हैं। जैसे कि आप इसमें इसका फिजिकल स्टेट दर्शा दीजिए। फिजिकल स्टेट मतलब फिजिकल स्टेट मतलब कोई भी केमिकल इक्वेशन कीजिए आप, उसमें उसका फिजिकल स्टेट, जैसे कि यहाँ पर सोडियम है, सोडियम क्या है, यहाँ पर सॉलिड है, यहाँ पर H2SO4 क्या है, लिक्विड है मतलब एक्वस है। सोडियम सल्फेट यहाँ पर क्या है, एक्वस है। H2 क्या है, यहाँ पर गैस है। तो ये यहाँ पर मतलब फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट मतलब कि वो कैसा उसका रूप है, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस होता है ना, वही वहाँ पर दर्शा देना है। और कोई भी सॉल्यूशन होगा तो हमको एक क्यों लिखेंगे, यानी एक्वस सॉल्यूशन, फिजिकल स्टेट। उसके बाद हम लोग देखते हैं हीट चेंज, हीट चेंज। और तीसरा होता है यहाँ पर हमारा कि कंडीशन, मतलब कि कंडीशन का मतलब ये है कि कोई भी केमिकल इक्वेशन अगर होता है तो किस कंडीशन के अंदर हुआ है, चाहे उसमें कोई हम लोग चाहे हीट चेंज दिए हैं, चाहे फिर उसका प्रेशर बढ़ाया है, चाहे फिर उसमें कुछ जोड़े हैं। मतलब कि एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं अभी। और हीट चेंज मतलब कि कोई भी केमिकल इक्वेशन होगा तो उसमें अगर हीट निकालता है तो हम लोग वहाँ पर हीट का सिंबल देंगे, अगर हीट एब्जॉर्ब होता है तो हम लोग वो भी शो करेंगे। जैसे हमारा शुरू से देखते हैं, मतलब फिजिकल स्टेट है, फिजिकल स्टेट देखते हैं हमारा। जैसे सी, कार्बन क्या होता है, सॉलिड होता है, और O2 क्या है, यहाँ पर गैस है, तो यहाँ पर CO2 बन गया, ये भी क्या है, गैस है। तो यहाँ पर फिजिकल स्टेट यहाँ पर चेंज हुआ है, यहाँ पर सॉलिड था, ये गैस था, ये भी गैस बन गया यहाँ पर। तो यहाँ पर फिजिकल स्टेट चेंज हुआ है, तो इसलिए ये फिजिकल स्टेट यहाँ हम लोग दर्शा दिए हैं कि क्या क्या होता है। और दूसरा है हीट चेंज। हीट चेंज मतलब कि हीट ही नहीं, मतलब कोई भी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, कोई भी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, इसको हम लोग क्विक लाइम कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं, क्विक लाइम। याद रखिएगा, बोर्ड में पूछा जाता है, हमेशा बोर्ड में पूछा जाता है, इसको क्विक लाइम कहते हैं।
यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस H2 प्लस यहाँ पर हीट निकलेगा और इसको हम लोग सिलेक्ट लाइम कहते हैं। सिलेक्ट लाइम यहाँ पर हीट निकल रहा है तो यहाँ पर देखिए हीट चेंज हो रहा है तो हम लोग यहाँ पर हीट चेंज दर्शा देंगे। हीट चेंज अगर प्रोडक्ट में होता है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, अगर हीट हमारे रिएक्टेंट में अगर हम लोग देते हैं तो यहाँ पर हम हीट लिखेंगे। आइए एक और एग्जांपल ये समझते हैं। जैसे कि रेस्पायरेशन आप लोग को पता होगा, वो भी एक रिएक्शन है, रेस्पायरेशन। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे कि C6H12O6 जैसे कि C6H12O6 किसका फार्मूला है? ग्लूकोज का फार्मूला है, ग्लूकोज प्लस वाटर। तो ग्लूकोज प्लस वाटर से यहाँ पर क्या बन सकता है? यहाँ पर बन जाएगा CO2 प्लस H2O। ठीक है, यहाँ पर CO2 प्लस H2O बनेगा और प्लस एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगा। यानी ग्लूकोज, हमारे जो बॉडी में ग्लूकोज है वो अगर हम लोग पानी पीते हैं, चाहे कोई भी काम करते हैं तो टूटता है और टूट का हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है और एनर्जी बनता है जिससे हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पर भी हीट चेंज हो रहा है, यहाँ पर भी एनर्जी निकल रहा है। तो यहाँ पर एनर्जी ऐसे निकलेगा तो हम लोग यहाँ पर ऐसे दर्शा देंगे। और लास्ट पॉइंट है कंडीशन। कंडीशन मतलब कि आइए एग्जाम्पल से समझते हैं कंडीशन क्या होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में लेते हैं हम लोग पोटासियम क्लोरेट। पोटासियम क्लोरेट, पोटासियम क्लोरेट यहाँ पर हीट चेंज, डेल्टा का साइन है, डेल्टा। डेल्टा इसको कहते हैं हम लोग, जो हीट चेंज का सिंबल है। डेल्टा जो है हीट चेंज का सिंबल, जहां भी हीट चेंज हो डेल्टा का साइन हमेशा रहेगा। तो KCl थे मतलब पोटासियम क्लोरेट। तो पोटासियम क्लोरेट एक सॉल्यूशन है जिसमें हम लोग सॉल्यूशन में हम लोग MnO2 मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड अगर हम लोग मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मतलब ये कंडीशन यहाँ पर है कि अगर हम इसको मिला देंगे तो ये रिएक्शन जल्दी हो जाएगा चाहे कम हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है। कैटलिस्ट एक ऐसा मतलब सब्सटेंस होता है जिसको अगर हम लोग किसी सॉल्यूशन में मिला देते हैं तो रिएक्शन की दर को घटा देगा या बढ़ा देगा। कोई कोई होता है जो बहुत एकदम तेजी से रिएक्शन होने लगेगा, चाहे बहुत स्लोली रिएक्शन होता है। यहाँ पर पोटासियम क्लोरेट को अगर हम लोग डिसोसिएट करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? पोटासियम क्लोरेट बनेगा और प्लस O2 बनेगा। O2 यहाँ पर क्या है? गैस है। पोटासियम क्लोरेट क्या है? हमारा सॉलिड है। ये क्या? सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन। पोटासियम क्लोरेट, पोटासियम क्लोरेट ये है, पोटासियम क्लोराइड यहाँ बना है प्लस ऑक्सीजन बना है। तो इसमें हम लोग देखें कि यहाँ पर कंडीशन दी हम लोग कि अगर हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, एक कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है बल्कि उसकी दर को बढ़ा या घटा देगा। ये कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। और एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं मिथेनॉल। मिथेनॉल का आप लोग शायद नाम सुनेंगे। मिथेनॉल कैसे बनता है? मिथेनॉल कैसे बनेगा? मिथेनॉल बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन से। आइए देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। मिथेनॉल का फार्मूला आपको एकदम बहुत अच्छे से पता होगा, CH4OH। ये मिथेनॉल है। मिथेनॉल ये क्या है? ये गैस है। ये क्या है? लिक्विड है। मिथेनॉल का होगा, ये भी लिक्विड होगा।
मिथेनॉल। यहाँ पर भी कंडीशन होता है, यहाँ पर इसको जब तक हम लोग 300, यहाँ पर कंडीशन को हम लोग थोड़ा इधर लिखेंगे, यहाँ पर कंडीशन होता है 300 डिग्री सेल्सियस पर पहले इसको टेम्परेचर राइज करेंगे, उसके बाद यहाँ पर 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनाएंगे, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनाएंगे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ट्राइऑक्साइड मिलाएंगे CrO3, तो ही ये रिएक्शन यहाँ पर डन होगा। मतलब कि अगर रिएक्शन की अभिक्रिया को घटाना या बढ़ाना है तो यहाँ पर कैटलिस्ट जरूरी है। यहाँ पर ये कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट, तो ये कंडीशन है। तो इस तरह हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन पढ़ लिए हैं। तो केमिकल रिएक्शन में हम लोग यहाँ पर केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है।